गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत करता हूं मेरे प्यारे साथियों का आपनो मिशन की ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास में हम लोग जो थे राजस्थान कला एवं संस्कृति की क्लास में चित्रकला पर बात कर रहे थे और उसी चित्रकला में हम मेवाड़ स्कूल जो था उसके बारे में कम्प्लीटली बात कर ली थी। आज हम जिस स्कूल के बारे में बात करेंगे वो है मारवाड़ स्कूल। कौन सा स्कूल रहेगा? मारवाड़ स्कूल। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की चित्रकला में हम कुल 4 स्कूलों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला मेवाड़ स्कूल हम पढ़ चुके हैं। आज मारवाड़ स्कूल हम की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, मारवाड़ स्कूल के अंदर हमें किन किन शैलियों का अध्ययन करना है तो आप ध्यान देंगे। जोधपुर शैली या जिसे हम मारवाड़ शैली कहते हैं, उसके बाद में बीकानेर शैली की बात करेंगे, उसके बाद में किशनगढ़ चित्र शैली की बात करेंगे, इसके बाद में अजमेर चित्र शैली की बात करेंगे और नागौर चित्र शैली आती है या जैसलमेर चित्र शैली आती है, उनके बारे में बात करेंगे। यानी कुल मिलाकर 6 चित्र शैलियों का अध्ययन हम मारवाड़ स्कूल में करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मारवाड़ स्कूल है इसमें हमें जोधपुर चित्र शैली या यूं कहीं मारवाड़ शैली, मैं इसे जोधपुर शैली कह रहा हूं, इसे ही मारवाड़ शैली भी कहते हैं। ठीक है, जोधपुर शैली को ही मारवाड़ शैली कहते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे बीकानेर शैली की, बीकानेर शैली, और उसके बाद में हम बात करेंगे किशनगढ़ चित्र शैली, और इसी के बाद में बात करेंगे जो अजमेर चित्र शैली है, अजमेर चित्र शैली। ठीक है, तो जो आपके मैंने बताया कि मारवाड़ स्कूल में हम कुल 6 चित्र शैलियों की बात करेंगे। उन 6 चित्र शैलियों में जो आपके चित्रकार है, मैंने आपको बताया था स्कूल की शुरुआत जैसे ही करेंगे हम, वहीं से मैं सबसे पहले आपको चित्रकार के नाम बताऊंगा ताकि सभी चित्रकार आप एक तरीके से साथ में देख सकें। अब इसमें क्या रहेगा कि जो जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर 4 चित्र शैलियां हैं, आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, मारवाड़ स्कूल से अगर पूछा जाएगा तो। कारण क्या है कि जो नागौर चित्र शैली है और जो जैसलमेर चित्र शैली है उसमें कलाकारों के जो नाम है वो ज्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं, प्रमुखता इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए मारवाड़ स्कूल के अंदर जो आपको चित्रकारों के नाम याद रखने हैं वो इन्हीं 4 शैलियों से नाम याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से? जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और अजमेर चित्र शैली से। अजमेर के अंदर क्या होगा कि 2 ही कलाकार होंगे। कौन कौन? एक तो साहिबा, और जो साहिबा थी ये कलाकार, ये महिला कलाकार रही है, महिला चित्रकार। साहिबा क्या थी? महिला चित्रकार रही है। और साहिबा के साथ में एक और नाम आता है, वो आता है चांद, और चांद पुरुष थे। चांद जो कलाकार है जिनका नाम चांद था वो क्या थे? पुरुष कलाकार थे, जबकि अजमेर चित्र शैली में साहिबा कलाकार थी। हमने पीछे मेवाड़ स्कूल के अंदर भी बात की थी, वहां पर 2 महिला चित्रकारों की बात करके आए, कमला और इलायची। ठीक है, कौन सी चित्र शैली में बात की थी? वो नाथ द्वारा चित्र शैली में। यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? साहिबा, जो क्या है? महिला चित्रकार। कौन सी शैली में? अजमेर शैली में। इसी क्रम में हम बात करें किशनगढ़ चित्र शैली की, तो किशनगढ़ चित्र शैली में आप ध्यान देना, निहाल चंद का आप नाम ने अच्छे से सुना होगा। बड़ी ठड़ी जो चित्र था वो इन्होंने ही बनाया था। कौन? निहाल चंद। अब कैसे ध्यान रखोगे? किशनगढ़ शैली को निहाल कर दिया किसने? निहाल चंद ने। और निहाल चंद ने अमर कर दिया, तो अमर से अमर सिंह। अमर से क्या हो जाएगा? अमर सिंह के। किशनगढ़ शैली को निहाल किसने किया? निहाल चंद ने। अमर किसने किया? अमर सिंह ने। और इसी के साथ में अगर हम बात करें कि इसका लाड किसने किया, तो इसका लाडली दास ने। तो 3 कलाकारों के नाम आपको यही, चित्रकारों के नाम यहीं से याद हो गए होंगे। पहली बात करें निहाल चंद, इसके बाद बात करें अमर सिंह, उसके बाद में बात करें लाडली दास। इनके अलावा कुछ 4 चित्रकार और हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक आते हैं सीताराम, एक आते हैं सीताराम, और एक कलाकार का नाम है बदन सिंह। ठीक है, तो किशनगढ़ चित्र शैली की बात कर रहे थे, हमने कहा निहाल चंद का नाम आ गया, अमरचंद का आ गया, लाडली दास का आ गया, सीताराम का आ गया, बदन सिंह का आ गया। इसके बाद में नानक राम और भंवरलाल बाकी रह गए आपके। नानक राम और भंवरलाल। ये भंवरलाल जो है ना, इन्होंने भंवरे का चित्र बनाया था। कौन सी शैली में? किशनगढ़ चित्र शैली में। किसका? भंवरे का। ठीक है, सॉरी माफी चाहता हूं, भ्रमण का चित्रण किया है किसने? भंवरलाल ने। कौन सी चित्र शैली में? किशनगढ़ चित्र शैली में। तो किशनगढ़ चित्र शैली के कलाकार चित्रकार कौन कौन हो गए? निहाल चंद, अमर सिंह, लाडली दास, सीताराम, बदन सिंह, नानक राम और भंवरलाल। ठीक है, अब बात करते हैं हम बीकानेर चित्र शैली की। बीकानेर चित्र शैली में आप ध्यान रखेंगे आसिर खान,
आसिर खां। एक बात बता दूं, बीकानेर चित्रशैली के अंदर आपको कलाकारों का की आप पहचान कैसे करें, इसके अंदर अधिकांश जो कलाकार मिलेंगे वो ज्यादातर आपको मुसलमान यानी कि मुगल शासक से संबंधित जो मुगलों के नाम जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया आसिर खान, इसी क्रम में मैं बताऊं मोहम्मद खां। मोहम्मद खां, आप ध्यान देंगे यहाँ पर जो आसिर खान है वो भी इसी से है, मोहम्मद खां जो है वो भी इसे मुगल का शासक है। और इसी में बात करें हम रुकनुद्दीन की, तो रुकनुद्दीन भी एक तरीके से क्या है, मुगल चित्रकार है। और इनके अलावा एक आते हैं अली खां, और अली खां भी क्या है, मुगल चित्रकार है। ठीक है, इन्हें अली खां या इन्हें अली रजा भी कहा जाता है, कई जगह अली जखां या अली रजा भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा मुन्नालाल, चंदूलाल दो हिंदू कलाकार आ जाते हैं। कौन कौन, मुन्नालाल और चंदूलाल। ठीक है, तो अब तक हमने बात की अजमेर चित्रशैली में, किशनगढ़ चित्रशैली में, बीकानेर चित्रशैली में। ठीक है, बीकानेर में आसीन, मोहम्मद, रुकनुद्दीन, अली रजा, मुन्नालाल सॉरी, चंदूलाल, और एक इन्हीं के साथ में एक और नाम रह गया वो मैं बता देता हूँ, मुकुंद। ये भी किसके कलाकार हैं, बीकानेर शैली के चित्रकार रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जोधपुर चित्रशैली के जो प्रमुख कलाकार रहे हैं उसमें कौन कौन है। एक तो आएंगे शिवजी, ये शिवजी आपके दास थे, इनके आगे दास लगता है वैसे, लेकिन परीक्षा में आपके ऑप्शन में शिवजी ही मिलता है ज्यादातर, आगे दास लगा हुआ बहुत ही कम मिलेगा शिवजी के साथ में, लेकिन आप ध्यान रखना। एक आता है नारायण दास, एक आता है नारायण दास। आप चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या बताया मैंने, दास, यहाँ पर भी क्या होता है, दास। इसके बात करेंगे रतन जी भाटी, किसकी बात करें, रतन जी भाटी। ठीक है, यानी शिवजी दास, नारायण दास, रतन जी भाटी। इसके बाद छज्जू या सैफू की बात करें हम, छज्जू, सैफू। ठीक है, एक यहां पर हुए थे मतीराम, क्या नाम था, मतीराम। तो ये कौन से शैली के कलाकार हैं, एक वीरजी भाटी भी आप ध्यान में रखेंगे, वीरजी भाटी। तो ये कौन से शैली के कलाकार हैं, जोधपुर शैली के। अब आप ध्यान रखना, जिनके पीछे दास और भाटी लगा हुआ है, जिनके पीछे दास और भाटी लगा हुआ है वो कौन सी शैली में है, जोधपुर शैली में। जिनके पीछे खान यानी मुगल चित्रकाल कला से जो संबंधित है वो कौन है, बीकानेर चित्रशैली में। ठीक है, किशनगढ़ से आप निहाल, किशनगढ़ शैली को निहाल किसने किया, अमर किसने किया, अमर सिंह ने, लाड किसने किया, लाडली दास ने, बाकी सीताराम, बदन सिंह, नानकराम और भंवरनाथ। और अजमेर शैली में कितने हैं, दो ही कलाकार रहेंगे। ठीक है, यहां तक आई चीज समझ में। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। आगे बात करते हैं, फिर चलिए आगे बात करें। अब तक हमने जो है मारवाड़ स्कूल में जो 4 शैलियां हैं उन शैलियों के कलाकारों के नामों पर बात की है। ठीक है, और इसी क्रम में अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं जो राजस्थान के अंदर मारवाड़ स्कूल में प्रसिद्ध है जोधपुर शैली, या हम यूं कहें मारवाड़ शैली। कौन सी, जोधपुर शैली। और जोधपुर शैली का अगर प्रारंभ माने हम, प्रारंभ अगर बात करते हैं तो राव मालदेव राठौड़ के काल से यह प्रारंभ हुई थी। किसके काल से, राव मालदेव राठौड़ के काल से। मैं आपको बता रहा हूं कि इनका प्रारंभ इस शैली का कब हुआ था, तो राव मालदेव के काल में यह प्रारंभ हुई थी। अब राव मालदेव की बात करें तो मैं बता दूं कि जो जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग है, कौन सा, मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, इस मेहरानगढ़ दुर्ग के आधुनिक निर्माता राव मालदेव कहलाए जाते हैं। क्या, आधुनिक निर्माता। यानी मैंने आपको क्या बताया कि जो जोधपुर जिले के अंदर जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उस मेहरानगढ़ दुर्ग के जो आधुनिक निर्माता कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं, राव मालदेव राठौड़ को। ठीक है, अब इसी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर मैं आपको बता दूं, इसी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर एक चौखेलाव महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, चौखेलाव महल। और इस महल का निर्माण भी किसने करवाया था, राव मालदेव राठौड़ ने। मैंने बताया कि मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में है उसी के अंदर एक महल बना हुआ है जिसका नाम है चौखेलाव महल, जिसका निर्माण किसने करवाया, राव मालदेव ने। अब इसी महल के अंदर, कौन से में, चौखेलाव महल में 2 चित्रों का चित्रांकन किया गया है।
कितने चित्रों का? 2 चित्रों का चित्रांकन किया गया है। ठीक है, जब ये महल किसके द्वारा बनवाया गया? राव मालदेव द्वारा। तो इन चित्रों का चित्रांकन किसके द्वारा करवाया जाएगा? राव मालदेव द्वारा। उन चित्रों का नाम आप ध्यान रखेंगे। पहला चित्र था राम रावण का युद्ध। पहला चित्रांकन किसका किया गया है? राम रावण का युद्ध। और दूसरा किया गया है सप्तशती का। इन 2 चित्रों का चित्रांकन किया गया है। 2 चित्रों का चित्रांकन किया गया है। कौन से महल में? चोखेलाव महल में। चोखेलाव महल कहां पर है? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में चोखेलाव महल। और इन चित्रों का निर्माण किसने करवाया या किसके काल में हुआ? तो राव मालदेव राठौड़ के समय की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसी क्रम में हम बात करते हैं कि जोधपुर शैली का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है वो भी इन्हीं के काल में चित्रित हुआ था। राव मालदेव के शासन काल में जोधपुर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ इन्हीं के काल में रचित हुआ था और उसका नाम क्या था? उत्तरधनायन। मैं बता रहा हूं आपको कि प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा था? उत्तरधनायन। उत्तरधनायन सूत्र चूर्ण। उत्तरधनायन सूत्र चूर्ण। ठीक है, चलिए बात करते हैं उत्तरधनायन सूत्र चूर्णी। ठीक है, तो मैंने बताया कि जोधपुर चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? उत्तरधनायन सूत्र चूर्णी। अगर यह प्रथम चित्रित ग्रंथ है तो यह किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? मैंने बताया राव मालदेव के शासनकाल में। ठीक है, यानी हम यूं कहें राव मालदेव के शासन काल के अंदर ही जोधपुर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ चित्रित हुआ था। ठीक है, यहां तक आई चीज समझ में? आगे बात करते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां से आगे अब आप इसके अंदर 2-3 चीजों का ध्यान रखेंगे कि जो जोधपुर चित्र शैली है इस पर जो मुगल प्रभाव था, मुगल प्रभाव जो पड़ा वो किसके शासनकाल में पड़ा? इसके बाद में हम बात करेंगे कि कंपनी शैली का जो प्रभाव है, कंपनी शैली का जो प्रभाव था वो किसके शासनकाल में रहा था। उसके बाद में हम बात करेंगे यहां पर कि जो सर्वाधिक किसकी, ठीक है, माफी चाहता हूं मैं। ठीक है, मुगल शैली का, कंपनी शैली का प्रभाव। और इसके बाद में हम बात करेंगे कि कृष्ण लीलाओं का जो चित्रण था, किसका? कृष्ण लीलाओं का सर्वाधिक चित्रण, सर्वाधिक चित्रण किसके शासनकाल में हुआ। ठीक है, 3 चीजें आ गई। और चौथी बात करेंगे हम कि जोधपुर चित्र शैली जो थी उसका स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है? किसका स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है? तो मैंने आपको बताया जो मुगल शैली का जो प्रभाव देखने को हमें मिलता है वो किसके काल में देखने को मिलता है? मोटा राजा उदय सिंह के। मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में हमें जोधपुर चित्र शैली में सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। किसका? मुगल शैली का देखने को मिलता है। और इसके अंदर अगर हम बात करें कि इस मुगल प्रभाव के अंदर क्या विशेषता रही है तो इन्होंने, मोटा राजा उदय सिंह ने जो है इसके अंदर भागवत पुराण को, यानी कि इन्होंने क्या किया था मुगल शैली में, किसमें? मुगल शैली में भागवत पुराण का चित्रण करवाया। मोटा राजा उदय सिंह ने मुगल शैली में, यानी मुगलों का प्रभाव पड़ रहा है तो मुगल शैली के अंदर किसका पुराण का चित्रण करवाया था? भागवत पुराण का चित्रण करवाया था। कौन सी शैली में? मुगल शैली में। भागवत पुराण में जो चित्रण किया गया वो किसका किया गया? कृष्ण और राधा का। यानी कृष्ण और राधा का जो चित्रण किया गया है वो भागवत पुराण का चित्रण मुगल शैली में किसके शासनकाल में हुआ था? मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में माना जाता है। कौन सी शैली की बात करें तो जोधपुर चित्र शैली की हम बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि कंपनी शैली का जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो महाराणा तख्त सिंह के काल में देखने को मिलता है। महाराणा तख्त सिंह के काल में हमें देखने को मिलता है। कौन सी शैली का प्रभाव? ठीक है, कृष्ण लीलाओं के चित्रण की बात करें तो महाराणा जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम आएंगे। कौन? कृष्ण लीलाओं का जो सर्वाधिक चित्रांकन किया गया है
वो किसके शासनकाल में किया गया है? महाराणा जसवंत सिंह प्रथम के शासनकाल में। इसी क्रम में अगर हम बात करें कि जो स्वर्ण काल है वो किसके शासनकाल को माना जाता है, तो जोधपुर के एक शासक आते हैं महाराणा मानसिंह, जिनका नाम क्या है? महाराणा मानसिंह। यानी कि जोधपुर चित्र शैली का जो मुगल प्रभाव पड़ा वो किस पर पड़ा? मोटा राजा उदय सिंह के काल में भागवत पुराण का चित्रांकन किया गया। कंपनी शैली का प्रभाव महाराणा तख्त सिंह के काल में, कृष्ण लीलाओं का चित्रण महाराणा जसवंत सिंह के काल में, स्वर्ण काल जोधपुर चित्र शैली का महाराणा मानसिंह के काल को माना जाता है। अब महाराणा मानसिंह के काल को स्वर्ण काल माना जाता है तो जरूर कुछ विशेषताएं रही होगी जिनकी वजह से इनके काल को स्वर्ण काल माना जाता है। वो क्या विशेषता रही है वो मैं बताता हूं। अगर मैं बात करूं कि महाराणा मानसिंह ने जोधपुर के अंदर महामंदिर का निर्माण करवाया था, क्योंकि हम जोधपुर शैली की बात कर रहे हैं तो जोधपुर जिले की भी बात कर लेते हैं। महामंदिर का निर्माण कहां पर? जोधपुर में करवाया। किसने करवाया? महाराणा मानसिंह प्रथम ने। महाराणा मानसिंह प्रथम नहीं, महाराणा मानसिंह ने। और महामंदिर के साथ में यहाँ पर उदय मंदिर का भी इन्होंने निर्माण करवाया। किसका? उदय मंदिर का। और उदय मंदिर भी आपका कहां पर पड़ता है? जोधपुर जिले में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? जोधपुर जिले में पड़ता है। आपको एक चीज बता दूं मैं कि जो ये महामंदिर था, जो महामंदिर जोधपुर जिले में स्थित है, ये कौन से संप्रदाय, अगर हम कहें कि कौन से संप्रदाय से संबंधित था तो यह था नाथ संप्रदाय से संबंधित। कौन से संप्रदाय से? नाथ संप्रदाय से संबंधित था। ठीक है। और नाथ संप्रदाय के अंदर जो मंदिर होते थे, क्या होते थे? जो मंदिर होते थे उन मंदिरों को मंदिर ना कहकर क्या कहा जाता था? मठ कहा जाता था। मैंने आपको बताया कि महाराणा मानसिंह ने ही महामंदिर का निर्माण करवाया जोधपुर में, जो नाथ संप्रदाय पर आधारित था। और नाथ संप्रदाय में मंदिरों को क्या कहते थे? मठ कहते थे। और महाराणा मानसिंह ने ही जोधपुर में उदय मंदिर का निर्माण करवाया था। एक और बात करते हैं कि महाराणा मानसिंह के शासनकाल में ही जोधपुर के अंदर मान प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना हुई। मान प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना इन्हीं के काल में हुई। इन्हीं के काल में। ठीक है। यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है मान प्रकाश पुस्तकालय से। ठीक है। तो अब इस चीज का ध्यान रखेंगे। मान प्रकाश पुस्तकालय कहां पर स्थित है? जोधपुर जिले में। कौन सी शैली में आएगा? जोधपुर शैली या मेवाड़ शैली में आएंगे। बात करें किसके शासनकाल में, तो महाराणा मानसिंह के शासनकाल में जो मान प्रकाश पुस्तकालय की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। यहां तक आई चीज समझ में? बात करते हैं आगे। महाराणा मानसिंह की बात कर रहे हैं तो मानसिंह की ही कुछ बातें करते हैं। यहाँ पे कुछ अन्य एडिशनल जानकारी मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। एक इनके दरबारी चित्रकार थे। किनके? महाराणा मानसिंह के। मैं इसके नीचे की चीजें आगे लिख रहा हूं, आप ध्यान रखना। कौन थे? दरबारी चित्रकार। दरबारी चित्रकार जिनका नाम क्या था? वीरजी भाटी। क्या नाम था? वीरजी भाटी। और इन वीरजी भाटी ने जिस ग्रंथ की रचना की उसका नाम क्या था? रागमाला। मैंने आपको शुरू में बताया था कि रागमाला जो चित्र है उसका लगभग शैलियों में चित्रांकन किया गया, लेकिन उनके चित्रकार जो है वो अलग अलग रहे हैं। ठीक है। उनका विषय जो रहा है वो अलग अलग रहा है। तो जोधपुर चित्र शैली में जो वीरजी भाटी थे वो किसके दरबारी चित्रकार थे? महाराणा मानसिंह के। और इन्होंने कौन से चित्र का चित्रांकन किया? रागमाला का चित्रांकन किया था। एक चीज और ध्यान रखेंगे, एक और इनके चित्रकार आते हैं जिनका नाम आता है मतीराम चित्रकार। मतीराम चित्रकार। इन मतीराम ने जो चित्र का जिस ग्रंथ की रचना की उसका नाम था रसराज ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? रसराज ग्रंथ। ठीक है। तो मैंने बताया दरबारी चित्रकार जो वीरजी भाटी थे उन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की? तो उन्होंने की थी रागमाला की। और उसके बाद में हमने बात की जो मतीराम चित्रकार थे उन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की है? उन्होंने की है, मतीराम ने रसराज ग्रंथ की रचना की है। ठीक है। चलिए यहां तक आई चीज समझ में? अगर आप बात करें ये रसराज ग्रंथ है कहां पर वर्तमान में, तो ये मान प्रकाश पुस्तकालय में स्थित है। कहां पर है? मान प्रकाश पुस्तकालय में। ठीक है। चले आगे। चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर जोधपुर चित्र शैली की कुछ विशेषताओं के बारे में। जोधपुर चित्र शैली की कुछ विशेषताओं के बारे में। ठीक है। जोधपुर चित्र शैली की
कुछ विशेषताओं के बारे में कि यहाँ पर किन चीजों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब आप ध्यान देंगे, सबसे पहले तो हम रंग की बात करते हैं। रंग कौन सा? पीला। जोधपुर चित्र शैली में कौन से रंग को प्रधानता दी गई है? पीले रंग की प्रधानता रही है। बात करते हैं हम आगे कि यहाँ पर जो है मरुस्थल का या हम कहें रेगिस्तान का, तो आप ध्यान रखेंगे मरुस्थल का चित्रण, मरुस्थल का चित्रण किया गया। मरुस्थल के साथ में ये हम बात करते हैं, मरुस्थल के अंदर अगर मरुस्थल की बात होगी तो मरुस्थल में ऊंट पाए जाते हैं, तो ऊंट का भी चित्रण यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, मरुस्थल में अगर बात की जा रही है यानी गांवों का चित्रांकन हो रहा है और गांवों में घर घर में कुत्ते पाले जाते हैं, तो यहाँ पर किसका चित्रांकन भी हमें देखने को मिलेगा? कुत्ते का चित्र भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर घोड़े का भी चित्रांकन किया गया है। किसका? घोड़े का। मरुस्थल में क्या है? ऊंट पाए जाएंगे, और जहां पर ऊंट और मरुस्थल होगा वहां पर गांव की आबादी होगी, वहां पर क्या लोग क्या भी पालेंगे? कुत्ते भी पालेंगे। तो मरुस्थल का चित्रांकन, घोड़े का चित्रांकन, कुत्ते का चित्रांकन, और साथ ही हम बात करें ऊंट का चित्रांकन कौन सी चित्र शैली में किया गया है, कौन सी चित्र शैली की विशेषता रही है, तो वो आएगा आपका जोधपुर चित्र शैली का। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इस चित्र शैली की जो प्रमुख, आप एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आम के वृक्ष का भी चित्रांकन किया गया है। किसके वृक्ष का चित्रांकन किया गया है? आम के वृक्ष का चित्रांकन किया है। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो प्रमुख विषय रहा था, प्रमुख विषय रहा है, तो प्रमुख विषय क्या रहा है? तो वो रहा है ढोला मारू का चित्र, ढोला मारू का चित्र। ठीक है, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि जो विशेषताओं में क्या ध्यान रखना है हमें, कौन से रंग का प्रयोग की प्रधानता दी गई? पीले रंग की, यानी सर्वाधिक पीला रंग यहाँ पे प्रयोग किया गया था। हम बात करें मरुस्थल का प्रयोग, मरुस्थल का चित्रांकन किया गया है, यानी धोरों का चित्रांकन किया गया है, और धोरों पर किसका? ऊंट का भी चित्रांकन किया गया है साथ में, और ऊंट के साथ में किसका? कुत्ते का भी चित्रांकन हमें देखने को मिलता है, और यहीं पर हमें घोड़ों का साक्ष्य हमें या घोड़ों का चित्रांकन हमें देखने को मिलता है। यानी हम मैं यूं कहूं कि धोरों के साथ में मरुस्थल के ऊपर उन्होंने ऊंट का चित्रांकन किया है, कुत्ते का चित्रांकन किया है और घोड़े का चित्रांकन किया है। किस कलर में किया है, किस रंग में किया है, किस रंग को प्रधानता दी है, तो कौन से रंग को प्रधानता दी है? पीले रंग को प्रधानता दी है। जोधपुर चित्र शैली की अगर हम विषय की बात करें तो ढोला मारू का चित्र जो रहा है वो इसका प्रमुख विषय रहा है। साथ ही साथ हम यूं कहें कि यहाँ पर कौन से वृक्ष को प्रधानता दी गई है, कौन से वृक्ष का चित्रांकन किया गया है, तो यहाँ पर आम के वृक्ष का चित्रांकन किया गया। आम के वृक्ष का जो ये वृक्षों का चित्रांकन है उसका मतलब क्या आप समझना, यदि आप कोई देखेंगे कि कोई चित्र बनाया गया है, ठीक है, आपने बच्चों को भी देखा होगा, मान लीजिए किसी ने यहाँ पे कोई कमरा बना दिया या कोई महल बना दिया है, ठीक है, महल बना दिया, यहाँ पर कोई व्यक्ति बना दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बना दिया, यहाँ पर कोई जानवर बना दिया, मान लीजिए ये कोई जानवर बना दिया, ठीक है, ठीक, और यहाँ पर मान लीजिए ऊपर कोई रानी या कोई राजा खड़ा है, यहाँ पर उनका चित्रांकन कर दिया, और पीछे यहाँ पर पेड़ बनाए हुए हैं, ठीक है, किसी ने केले का पेड़ बना दिया, किसी ने आम का बना दिया। तो जो पृष्ठभूमि में अगर हम कहें कि जो बैकग्राउंड होता है एक तरीके से पीछे का जो चित्रांकन होता है, वहां पर कौन से वृक्ष की प्रधानता दी गई है? यहाँ पर आम के वृक्ष की प्रधानता दी गई है। और अधिकतम रंगों का जो प्रयोग किया गया वो कौन से रंगों का प्रयोग किया गया? पीले रंगों का प्रयोग किया गया। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे। आज हमने मारवाड़ स्कूल से शुरुआत कर लिया है। यहाँ पर मेवाड़ शैली या मारवाड़ शैली के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मेवाड़ या मारवाड़ चित्र शैली के अंदर हमने जोधपुर शैली को पढ़ा, और जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, और ये बात करें अजमेर चित्र शैली की, तो इन चारों शैलियों के बारे में हम अब तक कलाकारों की भी बात कर चुके हैं। ठीक है, और इसी क्रम में हम कल फिर बात करेंगे बीकानेर चित्र शैली की, देन उसके बाद में हम फिर देखेंगे किशनगढ़ चित्र शैली के बारे में, अजमेर चित्र शैली जो है उनके बारे में भी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे साथियों कि आप लोगों को जो मेरे द्वारा वीडियो दिया जा रहा है, जो साझा कर रहा हूँ आपके साथ, उन जानकारियों से आपको बेहद ही लाभप्रद आपके लिए साबित हो रहा होगा, और आपकी जो तैयारी है वो भी जोरों के साथ चल रही होगी। तो इसी आशा के साथ में मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, कल फिर इसी वक्त हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड लक, धन्यवाद साथियों।